हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मीडिया 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आरपीएफ एएलपी एंड टेक्नीशियन में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन कोशिका के विभाजन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन एवं अदर जिसकी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे। अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, पौधे में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है? तो पौधे में तने या जड़ की चौड़ाई किसके कारण बढ़ जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पार्श्व विभाजोत्तक। पार्श्व विभाजोत्तक के कारण पौधे में तने या जड़ की चौड़ाई में वृद्धि होती है। हमारा अगला सवाल है, जड़ों के बाल किससे बने होते हैं? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? जड़ों के बाल किससे बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिडर्मिस। जड़ों के बाल एपिडर्मिस से बने होते हैं। हमारा अगला सवाल है, सोलेनोइड के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समांतर सीधी रेखाएं। सोलेनोइड के अंदर क्षेत्र रेखाएं समांतर एवं सीधी होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह है? और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर 2018 में ये पूछा गया सवाल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह कौन सा है? इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना, आलू और केला। गन्ना, आलू और केला दोस्तों कायिक प्रवर्धन वाले फसल पौधों का समूह है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आता है? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। हमारा अगला सवाल है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक क्या होता है? और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर टेक्नीशियन में ये पूछा गया सवाल था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। यह हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक होता है। हमारा अगला सवाल है, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधे का प्रजनन क्या कहलाता है? तो वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय सीधे कोशिकाओं के द्वारा नए पौधे का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तक संवर्धन। बिना बीजों के सिर्फ कोशिकाओं के द्वारा जो पौधे का प्रजनन होता है दोस्तों उसे हम लोग उत्तक का संवर्धन कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरना है। तो दोस्तों सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? यदि एक पौधे का जीनोटाइप छोटा टी और बड़ा आर और छोटा आर है तो फिनोटाइप में क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा कि छोटा टी और बड़ा आर और छोटा आर है तो फिनोटाइप में क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोना और गोल। बोना और गोल होगा दोस्तों फिनोटाइप में। हमारा अगला सवाल है, दो न्यूक्लाइड जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या n
समान है लेकिन प्रोटॉन की संख्या Z भिन्न है, किस रूप में जाने जाते हैं? तो दोस्तों जिस अभिक्रिया में दोस्तों जिस न्यूक्लाइड में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम न्यूट्रॉनिक। दोस्तों जब न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है तो उसे हम लोग सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना कीजिए। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों आज हम जो भी आपको टॉप 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन या मदर जिसकी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहेंगे, अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों उत्तल लेंस की फोकस दूरी जब हमारा 50 सेंटीमीटर होता है तो इसकी शक्ति हमारी क्या हो जाएगी? तो दोस्तों P बराबर हमारा क्या होता है? तो P बराबर होता है 1/f और फोकस हमारा किस में निकालना पड़ता है दोस्तों? मीटर में। तो दोस्तों हमारा देखिए देख सकते हैं कि ऊपर में हमारा 1 है तो 1 हम यहाँ दे दिए। f फोकस कितना दिया हुआ दोस्तों हमारा 50, तो 50 दे देंगे। और नीचे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों? 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 50 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? हमारा 2 टाइम में होगा। और ये 2 जब थर्ड स्टेप आता है तो ये 2 ऊपर से गुना हो जाता है, यानी P बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों? 2 डायोप्टर। तो कौन सा उत्तर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसका? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 50 सेंटीमीटर होती है तो इसकी शक्ति हमारा कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगी। हमारा अगला सवाल है, एसिटिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल किसमें उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, संघनन कौन सी परिवर्तन की प्रक्रिया है? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाष्प के द्रव में। संघनन में हमारा क्या होता है दोस्तों कि जल की बूंदें जो वाष्प के रूप में ऊपर जाती है तो वहां पर क्या होता है? हमारा अत्यधिक दाब और निम्न ताप के कारण दोस्तों वाष्प हमारा क्या होता है? द्रव में परिवर्तित हो जाती है, यानी संघनन होने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? संघनन की प्रक्रिया। कि वाष्प जब द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, 1785 में विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए अंशांकित मरोड़ तुला का प्रयोग किसने किया था? तो 1785 में विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए अंशांकित मरोड़ तुला का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कूलम्ब ने। कूलम्ब ने 1785 में विद्युत आवेशों के बीच बल को मापने के लिए अंशांकित मरोड़ तुला का प्रयोग किया था। हमारा अगला सवाल है, साइकस निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिम्नोस्पर्म, जिसे हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं। तो साइकोस जिम्नोस्पर्म का एक उदाहरण है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो दोस्तों हमारा यहाँ 2 कथन दिया गया है जिससे हमें यह पढ़ के बतानी है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, क्या ये कथन दर्शाते हैं? तो चलिए हमारा पहला कथन में है रंग में परिवर्तन। तो दोस्तों जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है, ये कथन सही है। ऑप्शन दूसरा यानी दूसरा कथन हमारा है गैस का निष्कासन। क्योंकि दोस्तों अभिक्रिया के फलस्वरूप नए उत्पाद के निर्माण के साथ साथ गैस का भी निर्माण होता है, यानी दूसरा कथन भी हमारा क्या है दोस्तों? सही है। यानी हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही है और दोनों ही हमें यह निर्धारित करती है कि यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। हमारा अगला सवाल है, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिलगोजा। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका। जन्म के बाद मानव में तंत्रिका ऊतक में कभी भी कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। हमारा अगला सवाल है,
समुद्री सर्प किसे कहा जाता है? और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो समुद्री सर्प किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश को समुद्री सर्प कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। साथ ही दोस्तों आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल आपके एग्जाम आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन एवं अदर जिसकी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हरा कशिश या हरा थोथा किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है दोस्तों? और इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को हरा थोथा अर्थात हरा कशिश कहा जाता है और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? Fe2SO4 होता है, यानी फेरस सल्फेट होता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, 7। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा पता उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव कोशिका में एक सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक है? और दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे और जो भी हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।